नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड में भर्ती सुधार यात्रा का आगाज। शिबू सोरेन के पैतृक गांव से शुरुआत। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में यात्रा। जेपीएससी जेएसएससी में पारदर्शिता की मांग। एक देश एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज। संसद भवन एनेक्सी में होगा मंथन। चुनाव आयोग ने तेज की उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां। सीईसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आज से यूपी के दौरे पर प्रतिनिधिमंडल। कर्नाटक में वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले को लेकर सियासी संग्राम। मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग तेज। बेंगलुरु में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। वाल्मीकि घोटाले में कथित आरोपी है नागेंद्र। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत जापान व्यापार वार्ता के लिए पहुंचे जापान। भारत जापान कारोबारियों के प्रतिनिधियों को किया संबोधित। दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है भारत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के समक्ष होने की संभावना है। ये जनहित याचिका कार्यकर्ता हरिशरण देवगढ़ ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर की है। याचिका में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा 19 अप्रैल 2026 को आयोजित झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए गए। परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है और परीक्षा से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच राज्य सीआईडी के बजाय केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। याचिका में लोक सेवकों और परीक्षा से जुड़ी एजेंसियों की भूमिका का भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में 2 अहम याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द, 6 को स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने के फैसले को चुनौती दी गई है। इन सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए एक साथ सूचीबद्ध किया गया है। और इसके साथ ही झारखंड में आज छात्र आंदोलन का नया अध्याय भी शुरू हो रहा है। जी हां, मसला अब दिशोम गुरु कहलवाने वाले शिबू सोरेन के गांव से भी जुड़ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के ऐलान के मुताबिक आज से झारखंड के सभी 24 जिलों में 24 संकल्प के साथ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा पूरी तरह से संवैधानिक, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र महतो जो कि छात्र नेता हैं, उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधि का इस अभियान से कोई संबंध नहीं होगा। तो सीधे तौर पर 24 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी, जहां आम लोगों से भी अब समर्थन मांगा जाएगा इस यात्रा के जरिए। और साथ ही आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक आज संसद भवन एनेक्सी में होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी करेंगे। बैठक में संविधान के 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न पक्ष और विशेषज्ञों के विचार सुने जाएंगे। बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम के साथ संवाद से शुरू हुई और इसके बाद समिति के सदस्य दिल्ली के पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ चर्चा करेंगे और दोपहर में नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के प्रतिनिधियों से भी समिति विचार विमर्श करेगी। गौरतलब है कि समिति एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर विभिन्न राजनीतिक दल और विशेषज्ञों से लगातार सुझाव ले रही है।
और वहीं जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी का कहना है कि बार बार चुनाव होने से पूरे देश को नुकसान है, खासकर छात्रों को। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को पूरे देश के हित में बताया। आपको सुनाते हैं। का ये मानना था कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने चाहिए, क्योंकि आम जनता इससे बहुत उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं कि हमेशा हम जानना चाहते हैं कि देश भारत तो हमेशा चुनावी प्रक्रिया में ही लगा रहता है, तो हम गवर्नेंस कम करेंगे। इन चुनाव में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूल के बच्चे का नुकसान होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नुकसान देश में अगर हुआ है हमारे बच्चों के लिए, तो बार बार चुनाव होने की वजह से हुआ है। कॉलेज के स्टूडेंट्स के जो वैकेंसीज होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट का बात है, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो चाहे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, और चाहे उनके एजुकेशन कैलेंडर है, वो पूरा डिस्टर्ब हो। और वहीं नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के मौके पर दिल्ली भाजपा द्वारा एक समारोह आयोजित किया जा रहा है। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमने इस देश के आजादी की नींव रखी, हमारे बलिदानियों के लिए वीरगान बने, उस वंदे मातरम को भी अपमानित करने का काम इस देश के लोग अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं उन लोगों को कि ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि जब लोधी और जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोगों के मन का परिवर्तन हो सकता है, तो आने वाले समय में इस देश की मिट्टी की ताकत इतनी है, जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है उनके मन मस्तिष्क का भी बदलाव भारत की जनता करके देगी। और जब इस अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को हुई, तो आज हमारा प्रयास आप सबके सामने है कि आज भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली इकाई पूरे उत्साह के साथ, पूरे जनमानस के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर संत शिरोमणि रविदास के विचारों के अनुरूप इस कार्यक्रम को कर रहा है। और आज उस अभियान के तहत दिल्ली में हमारा इस पवित्र कलश आया है। मैंने अभी माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, आग्रह किया कि जिस प्रकार से आपने योजना बनाई है, समाज के हर वर्ग को आप जिस प्रकार से जोड़ने का संकल्प लिया है, आने वाले समय में ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, समाज का कार्यक्रम बनेगा और समाज का हर वर्ग आपके इस कार्यक्रम में जुड़ेगा। मैं आज इस विषय की भी चर्चा आपके सामने करना चाह रहा हूं कि इस देश में आपदा के कई समय आए, हम लोगों ने कहीं ना कहीं समाज को एक सूत्र में बांधकर चलने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास रहा, उस आपदा में भी मुझे यह ध्यान में है कि जब 2021 में कोरोना का समय आया, तो किस प्रकार से देश के हर वर्ग ने, चाहे वो बिजनेस ग्रुप हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे हमारे संत हो, चाहे हमारे समाज का कोई भी वर्ग क्यों ना हो, सब माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के साथ एक साथ खड़े हुए कि हमें इस आपदा को अवसर में बदलना है। और मुझे याद है कि कहीं ना कहीं जब एक एक घर से एक दूसरे के घर में अनाज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समाज का हर वर्ग चिंता किया। घर से अन्न देकर दूसरों के घर में अनाज पहुंचता रहे, इस भावना के साथ पूरा भारत खड़ा हो गया था। मैं मानता हूं कि ये एक समरसता का ही भाव था, और जो कहीं ना कहीं हमें अपने संतों के संस्कृति से, विचारों से मिला है। और मैं कहता हूं कि आने वाले समय में हमें इसी विचार को और मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री अन्न योजना की शुरुआत की, उस कोरोना कालखंड में, जो घरों में हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज पहुंचता रहे मुफ्त में, तो कहीं ना कहीं ये कल्पना इसलिए थी कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, कोई व्यक्ति अन्न के लिए मोहताज न रहे, इस बात की कल्पना की। आज जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समरसता के उस भाव को उन्होंने आगे लेके गए और 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रविदास जी के, संत शिरोमणि रविदास जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी हमारे अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे
रविदास जी के सिद्धांतों की चर्चा हो रही थी और अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारी सरकारों में किस प्रकार से काम होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे। तो मैं आज कहता हूं कि रविदास जी के वो सिद्धांत, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करूं नहीं काम, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी विषय को ध्यान में रखकर केवल समाज के चिंता करते हुए समाज के हर व्यक्ति को कैसे विकास की योजनाएं पहुंचे, समाज का व्यक्ति, हर व्यक्ति कैसे अपने जीवन स्तर में बदलाव आए, इसकी चिंता के साथ काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से, जहां पर आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के मौके पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नितिन नवीन ने कहा कि वंदे मातरम को अपमानित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं और भविष्य में देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि उनका मन भी बदलेगा, परिवर्तन होगा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चुनाव आयोग ने तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान चुनावी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, युवाओं और भावी मतदाताओं को चुनाव प्रणाली से जोड़ने और चुनावी साक्षरता बढ़ाने पर जोर रहेगा। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल बूथ लेवल अधिकारियों से भी संवाद करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग, डायरेक्टर जनरल मीडिया आशीष गोयल, डायरेक्टर जनरल आईटी डॉक्टर सीमा खन्ना समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दौरे की शुरुआत आज लखनऊ के कॉल्फिन तालुकेदार्स कॉलेज में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम से हुई। इसके बाद ज्ञानेश कुमार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ELC 2.0 और ECI नेट पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के जरिए जागरूकता अभियान चला रहा है। दौरे के दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त करीब 500 BLO से संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर चुनाव व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा करेंगे। लखनऊ पहुंचकर चुनाव आयुक्त ने BLO को लोकतंत्र की आधारशिला और युवाओं को चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी देना आयोग की प्राथमिकता बताया। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए हैं। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझाने और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं, वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। ये 2 दिवसीय सम्मेलन मंगलवार तक चलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का ये नवा संस्करण हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रतिनिधि फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में शामिल होंगे। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान दौरे पर हैं। वो 27 अगस्त तक वहां रहेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री टोक्यो के अलावा नागोया और ओसाका का दौरा भी करेंगे और भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं, जो विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। पीयूष गोयल ने टोक्यो में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत सुमितोमो कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट और CEO शिंगो उएनो के साथ एक बैठक से की। इस बैठक में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भारत के साथ कंपनी के जुड़ाव को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की गई। इस बीच पीयूष गोयल ने भारत और जापान के कारोबारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का घरेलू बाजार बड़ा है और वो दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। उन्होंने जापानी प्रतिनिधियों के भारत में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के अंततः वैश्विक व्यापार का करीब 75% हिस्सा भारत के लिए खुल जाएगा और इससे देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। We are both roughly the same size in terms of GDP, but
when we look at growth rates, when we look at age profile, when we look at population size, with all of these factors coming in, I think we are made for each other. And when we combine our forces, Japanese technology with Indian youthful talent, Japanese manufacturing practices and capabilities, combined with the growing middle class consumption demand in India, the fact that India today is a $20 trillion GDP on purchasing power parity. It really shows that there's a big delta of opportunity in India. And I invite all our friends from Japan to be a part of this opportunity. और वहीं कर्नाटक में वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री वी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बीजेपी और जेडीएस नेताओं ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन के बाद विधानसभा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा परिसर में प्रवेश की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बैरिकेड्स पर धक्का मुक्की हुई। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राज्य बीजेपी अध्यक्ष BI विजेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने किया। अशोक के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस के साथ मिलकर विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था। विपक्ष का आरोप है कि वाल्मीकि कॉर्पोरेशन के करोड़ों रुपए की हेराफेरी के मामले में कर्नाटक सरकार जवाबदेही से बच रही है। R अशोक ने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेशन के 187 करोड़ रुपए के तौर पर कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस के चुनावी प्रचार के लिए डायवर्ट किए गए। उनका यह भी दावा है कि इस संबंध में दस्तावेज भी सामने रखे गए हैं। अशोक ने सवाल उठाया कि अगर आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है तो कांग्रेस सरकार विपक्ष के प्रदर्शन का विरोध क्यों कर रही है। तो वहीं विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलफाड़ी नारायण स्वामी ने भी बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें कि वाल्मीकि कॉर्पोरेशन से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला 2024 में सामने आया था। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स सुपरिटेंडेंट P चंद्रशेखरन की आत्महत्या के बाद वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ। जांच में निगम के बैंक खाते से करीब 79 करोड़ रुपए के अवैध हस्तांतरण का मामला ये पूरा सामने आया, जबकि बाद की जांच में फंड डायवर्जन की रकम करीब 187 करोड़ रुपए बताई गई। उस समय अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रहे बी नागेंद्र ने जून 2024 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2 साल बाद अगस्त 2026 में उन्हें फिर से कर्नाटक मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब विपक्ष इसी फैसले को लेकर सरकार पर हमलावर है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने वाल्मीकि घोटाले को लेकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की और विपक्ष को विधानसभा में बहस की चुनौती दी है। Only and only demand is Nagendra should resign, or the Chief Minister, Mr. D.K. Shivakumar, should sack him because he is not given clean sheet by any court of law. So he got the bail. Bail is not a license to get ministerial berth or to loot. It is not a license. और इसी बीच समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की, जहां सागर जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आपचंद गुफा के पास एक बड़ा हादसा होते होते चल गया।
पिकनिक मनाने सागर शहर के 9 युवक युवतियां अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से बीच में बने एक टापू पर फंस गए। सूचना मिलने पर सानोदा थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और देर रात सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सावन के आखिरी सोमवार पर बिहार के मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से करीब 3 श्रद्धालु घायल हो गए। यह हादसा जलाभिषेक के दौरान भारी भीड़ उमड़ने से अफरा तफरी और भगदड़ की वजह से हुआ। सभी घायलों का इलाज मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। भगदड़ के बाद स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर मधेपुरा डीएम, एसपी, एसडीएम और एसडीपीओ समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर भीड़ को नियंत्रित किया गया और श्रद्धालुओं को दोबारा कतार में लगाकर जलाभिषेक कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक अब स्थिति सामान्य है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में जिला महिला अस्पताल में 3 नवजातों की मौत हो गई। इस घटना पर सीएम फडणवीस ने दुख जताते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमरावती के जिला महिला अस्पताल में कल रात लगी आग में 3 बच्चों की मौत की घटना बेहद दुखद और हृदय विदारक है। इस घटना के दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायल बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर करने के निर्देश भी अमरावती जिलाधिकारी को दिए गए। इस घटना में 36 बच्चों को सुरक्षित बचाने में सफलता मिली है। उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में और तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों अंगुल, ठेकनाल, कटक, कालाहांडी और नवरंगपुर में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किए गए। राज्य में रविवार तक कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें 2 जगहों पर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है, जबकि मछुआरों से अभी तक समुद्र से दूरी रहने के लिए कहा गया है। वहीं केरल में बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अगस्त तक राज्य में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 25 अगस्त तक आंधी तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। इडुक्की और कोट्टायम में तेज बारिश हुई, तो वहीं केरलम और कर्नाटक के तटीय इलाकों के साथ लक्षद्वीप में 25 अगस्त तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। इसे देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की भी सलाह दी गई। हालांकि 1 जून से 23 अगस्त के बीच केरल में सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज की गई। वहीं दिल्ली एनसीआर और के नोएडा और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में भी तेज बारिश हो रही है। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। इस अवसर पर देश भर के शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी है। शिव मंदिरों में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। श्रद्धालु उपवास रखकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देवघर, काशी, उज्जैन, अयोध्या समेत देश भर के छोटे बड़े मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। दिल्ली की गौरी शंकर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्तों से बात की डीडी न्यूज के संवाददाता मोहित शुक्ला ने। सोमवार है, हर तरफ महादेव की जय जयकार है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और हर तरफ आपको लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। जहां तक आप देख पाएंगे, जहां तक हमारे कैमरा सहयोगी जगदेव आपको दिखा पा रहे हैं, आप सीधे सामने एकदम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर साक्षात महादेव और उनके साथ पूरा आप ये जो उनका परिवार है उसका भी साक्षात दर्शन करिए। कोई बेल, कोई धतूरा, कोई ध्वजा, कोई नारियल, कोई धृत, कोई भांग और कोई गंगाजल अपने हाथ में लेकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हर किसी की कोशिश यही है कि वो अपने अपने तरीके से भगवान महादेव को मना सकें, राजाधिराज महादेव को अपने उनके चरणों में जल अर्पित कर सके। हमारे साथ कई सारे लोग हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? सबसे पहले आपको हर हर महादेव और मन में क्या अरदास लाई हैं, कहाँ से आई हैं? भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आए।
बेटा आप यहाँ कहाँ से आए हैं और लगातार हर सोमवार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आज आखिरी सोमवार है और आज मन में क्या अरदास है? बस बाबा की कृपा बनी हुई है, बाबा की कृपा बनी रहे। और मैम आपसे जानना चाहूँगा कहाँ से आई हैं और आपके साथ परिवार में कौन कौन आए हैं और कैसा रहा आपका पूरा सोमवार और पूरा सावन का महीना देखा जाए तो भगवान महादेव को कितना मना पाए, कितना रिझा पाए? बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं यहीं पास से भागीरथ पैलेस से आई हूँ। हाँ जी। और साफ तौर पर आप देखिए कि हर कोई अपने अपने तरह से मनाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन तमाम मंदिरों में, देश के किसी भी मंदिर में आप जाएंगे आपको ऐसी ही भीड़ नजर आएगी। और यही वजह है कि देश के तमाम शिवालय आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन लंबी लंबी लाइनों से और भक्तों की कतारों से भरे पड़े हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से बाबा के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए नमन कर रहा है और यही कह रहा है कि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्ना रुद्रः प्रचोदयात्। सावन के इस आखिरी सोमवार की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदेव के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।